क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, और उसमें हमने देखा था कि अगर मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। डिस्क्रीट होने का मतलब हुआ कि सब अलग अलग हैं। डिस्क्रीट होने का मतलब क्या हुआ? सब अलग अलग है, जिसमें एक पार्टिकल मान लीजिए ऐसा है जिसका मास m1 है और उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 और कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। तीसरा पार्टिकल जिसका मास m3 और कोऑर्डिनेट्स है x3, y3, z3। तो इसी तरीके से करते करते मान लीजिए टोटल n पार्टिकल्स हैं, तो हम डायरेक्ट सबसे आखिरी पार्टिकल यानी nth पार्टिकल की बात करें तो nth पार्टिकल जिसका मास mn है और उसके कोऑर्डिनेट्स है xn, yn, zn। अब कहीं ना कहीं इनका सेंटर ऑफ मास भी तो होगा, और उसका कोऑर्डिनेट है xcm, ycm, zcm। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि इसको इससे मिला के बोला था कि ये r1 है, दिस इज द पोजीशन ऑफ मास m1। पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट किया जाता है। अच्छा, इसको मिला के बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? r2 बोलोगे। इसको मिलाओगे तो इसको r3 बोलोगे, इसको rn बोल दोगे, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग rcm बोल दें। तो आपको याद है rcm कितना आया था? बोलिए, शुरू हो जाइए जल्दी। rcm कितना आया था? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, अरे बोलो भाई, और m3 r3 m4 r4 करते चले जाएंगे। जगह कम है तो डॉट डॉट लगा के सीधे लिख दे क्या? mn rn, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज m1 प्लस m2 प्लस, करते करते mn तक चले जाएंगे। सही है। फिर हम लोगों ने देखा था कि xcm कितना होगा, तो कुछ नहीं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, करते करते कहाँ तक जाएंगे? mn xn तक जाएंगे, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस, करते करते पहुंचेंगे हम लोग mn तक। कोई पूछेगा आप बताओ थोड़ा ycm कितना है? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस, करते करते mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, फिर पहुंचेंगे हम कहाँ तक? mn तक। कोई पूछेगा zcm बताओ, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। हाँ, mn zn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, करते करते पहुंचेंगे समथिंग mn तक। ऐसा देखा था हम लोगों ने। अच्छा, इसको मान लो कि इतना लंबा चौड़ा तुमको नहीं लिखना है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCM इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ R। नहीं, देखो सुनो, लास्ट वार्निंग। वही लड़का जिसको वार्निंग दिया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वार्निंग मिल रहा है। यू आर गिवन लास्ट वार्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? चश्मा वाले? हाँ, नाम क्या है? क्या नाम है? साहिल। साहिल नाम है, ठीक। अगर मान लीजिए हमको इसको शॉर्टकट में लिखना है, कैसे लिखना है? मैंने हम इतना लंबा नहीं लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा छोटा में लिखना चाह रहे हैं जिससे हम इसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर कुछ चीजों को जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के लिए हम दो सिंबल यूज करते हैं, या तो सिग्मा, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज तब किया जाता है जब जोड़ी जाने वाली चीजें इनफाइनाइटली स्मॉल हो, और सिग्मा का यूज तब किया जाता है जब जोड़ी जाने वाली चीजें फाइनाइट हो। तो यहाँ पर बाबू m1 इंटू r1 जो है वो एक फाइनाइट चीज ना है। अरे m1 हो सकता है 1 kg 2 kg 10 kg ऐसा हो, r1 भी हो सकता है 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर ऐसा हो। तो मिला जुला के जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनाइट चीज आएगा, और फाइनाइट चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? सिग्मा का। अब देखिएगा बाबू, इधर m1 r1 है, m2 r2 है, mn rn है, तो हम यहाँ से इंस्पिरेशन लेके लिखेंगे mi ri, और i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ऐसा हम लोग लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn ना है। तो यहाँ पर भी तो चीजों को जोड़ा ही जा रहा है, और ये जो भी चीजें हैं वो फाइनाइट हैं। तो फाइनाइट चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? सिग्मा का। 10th क्लास में, 9th क्लास में, आखिरी के मैथ्स के चैप्टर में खूब मिला होगा आपको ये। क्या कौन सा चैप्टर हुआ करता था? स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था। हाँ, सिग्मा एफएक्स लिखा करते थे। सिग्मा का मतलब जोड़ना ही तो होता था, और क्या। तो सिग्मा, और बताओ ना, m1 m2 m3 m4 इन लोगों को जोड़ना है, इसका मतलब mi लिख देंगे, mi, और i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक।
अरे भाई, रे शुरू हो रहा है 1 से जा रहा है कहाँ तक? तो यहाँ पर भी तो लिमिट रखा जाएगा 1 से लेकर n तक। अब किसी को आप इतना भी बता दीजिएगा ना तो वो समझ जाएगा कि आप उसे ये कहना चाह रहे हैं। कैसे वो समझेगा? तो सबसे पहले i की जगह पे, सबसे पहले i की जगह पे वो क्या रख लेगा? तो ये बन जाएगा m1 r1। अरे बोलो बाबू, m1 r1। उसके बाद सिग्मा देखते ही समझ जाएगा कि क्या करने का है, प्लस करना है। बोलिए ना। फिर उसके बाद रखेगा वो i की जगह पे 2, एक बार 1 रखेगा, फिर 2 रखेगा, फिर 3 रखेगा। 2 रखेगा तो उसको मिलेगा m2 r2। प्लस करते करते आखिरी तक कहाँ जाना है? हाँ, मैंने m3 r3 m4 r4 करते करते हमको जाना है mn rn तक। ये बात समझ में आई? और डिवाइडेड बाई नीचे में तो सिर्फ mi न है, तो i की जगह सबसे पहले वो क्या रखेगा? तो उसको मिलेगा m1। उसके बाद सिग्मा का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है? जोड़ना है। फिर i की जगह पे आप क्या रखिएगा? 2 रखिएगा, फिर जोड़ना है। फिर i की जगह पे 3 रखिएगा, फिर जोड़ना है। करते करते सबसे आखिरी वाला टर्म क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं मुझको पक्का यकीन है कि आपको इससे ज्यादा बढ़िया यही लग रहा होगा। आपको ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है? हाँ, हालांकि जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसको लग सकता है ये ज्यादा बढ़िया। लेकिन देखो, ये लिखने के लिए सही है। कभी अगर हमको यूज करना होगा तो अल्टीमेटली हम तो इसको इसी फॉर्म में ना तोड़ के यूज करेंगे। मैंने सही में हमको 4 गो मास दे दिया, 4 गो आर दे दिया, तो इसका हम अचार डालेंगे। किसी को बताने के लिए ठीक है, लेकिन यूज करने के लिए यही वाला फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यूं ही बता दिया, ये नहीं भी याद रहेगा तुमको तो काम चलेगा। मेन चीज ये है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा था। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या? 2 पार्टिकल। तो मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं m1 और m2। ठीक है, अब इनका सेंटर ऑफ मास इसी के बीच में कहीं होगा। तो क्या लग रहा है, एकदम बीचों बीच ही होगा क्या? क्यों बीचों बीच नहीं होगा? क्योंकि हाँ, बीचों बीच हो सकता है जब दोनों का मास क्या होता? सेम होता है। ये चीज आप कॉमन सेंस से बता रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर मैं m1 को थोड़ा भारी मान के चलूं और m2 को थोड़ा हल्का मान के चलूं, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा क्या? उधर की तरफ होगा क्या? किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। कॉमन सेंस है, भैंस चराने वाला ही बता देगा कि अगर इधर भारी चीज है और इधर हल्का चीज है और उसको बैलेंस करना है तो हमको भारी वाले की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास को मैंने थोड़ा सा बीचों बीच तो नहीं ना रखा है, थोड़ा m1 की तरफ शिफ्ट किया। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया को कि m1 इज ग्रेटर देन क्या? m2 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r1 है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? r2 है। तो हमको यही पता करना है कि इस केस में r1 कितना होगा, r2 कितना होगा। r1 का मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम m1, r2 का मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम क्या? m2। ये मतलब हुआ। ठीक है, ऐसा मतलब हुआ। अब हमको r1 और r2 निकालना है। फॉर्मूला भी पढ़ा है ना हम लोगों ने, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको खुद से डिराइव करके निकालें। कैसे निकालें? अपने से डिराइव करें। तो अपने से डिराइव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसमें हम ये बात जानते हैं कि मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम, या सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम। मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ ज्यादा ना शिफ्ट करेगा। तो मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम, या उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम। अगर सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को हम लोग RCM बोल दें तो RCM इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। आप नहीं ना समझे? मास अगर ज्यादा, देखो ना, m1 ज्यादा है, हे भगवान, m1 ज्यादा है, r1 कम नहीं है क्या? यानी मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उससे कम होगा। तो एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। बोलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। अब एक बात और आप जानते हैं कि जब चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उनका रेशियो होता है उल्टा। मतलब हुआ कि अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है तो A1 बाई A2 विल बी इक्वल टू B2 बाई B1। क्या हुआ? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B2 बाई B1। तो ठीक उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है ना। हाँ, इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो
मास के रेशियो के उल्टा होगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से कितना है r1 और यहां से कितना है। तो आप बता सकते हैं क्या कि r1 बाई r2 क्या होगा, m2 बाई m1 होगा। ये बुझाया आपको। उल्टा रेशियो बताना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आप बताइए आप पहले क्या निकालना चाहते हैं, r1 निकालना चाहते हैं कि r2 निकालना चाहते हैं। तुम बोलो, जो बोलोगे वही होगा। तुम r1 बोलना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि r2 को इधर से गायब करना होगा, r2 को यहां से। तो एक बात बताओ, ये टोटल कितना है जिसमें ये कितना है, तो r2 कितना होगा, r माइनस r1 होगा, r माइनस r1 होगा। तो एक काम करते हैं, हम r1 को r1 रहने देते हैं, r2 की जगह r माइनस r1 लिखते हैं और ये m2 डिवाइडेड बाई, और धीरे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो m1 r1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू आर माइनस m2 इंटू r1। निकालना तो r1 ना था, आप r1 को इधर बुला लाइए। तो m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। आप क्या इसमें से r1 को कॉमन ले सकते हैं, r1 को कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा m1 प्लस m2 और इधर बचेगा m2 इंटू r। बोलिए जल्दी। अब सुनिए, r1 निकालना था क्या आपको, तो m2 इंटू r को तो खैर रहने दीजिए, और m1 प्लस m2 को नीचे न लेके आओगे। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बनता है m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस, और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब सुनिए ये कैसे याद होगा, बताइए r1 किसके साथ डिस्टेंस है, m1 के साथ कि m2 के साथ। अरे r1 सेंटर ऑफ मास का किसके साथ डिस्टेंस है, तो जब m1 के साथ डिस्टेंस लिखना तो यहां लिखना m2, अच्छा उल्टा लिखना, m1 के साथ डिस्टेंस लिखना तो क्या लिखना m2, और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख देना, और डिवाइडेड बाई में तो यार हमेशा टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखा जाता है, और यहाँ दो पार्टिकल है m1 और m2, तो m1 प्लस, फिर से बोलो क्या करना है, जिसके साथ वाला डिस्टेंस लिख रहे हैं उसका मास ना लिख के दूसरे वाले का लिखेंगे। आर m1 के साथ देख रहे हैं तो m2 लिखेंगे इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो थोड़ा बताइए तो r2 कितना होगा, r2 कितना होगा, तो r2 हो जाएगा m1 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम लोग लगे यहाँ तो r2 निकाल भी लें, तो r2 है कितना, r माइनस r1 ही ना है, तो r माइनस r1 करिए। चलिए r को r रहने दीजिए और r1 की जगह पे लिखिए m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब आप बताइए कि LCM कितना आएगा, m1 प्लस m2 ही तो आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट m1 r प्लस m2 r माइनस m2 r कट गया, और आपको r2 इज इक्वल टू मिला m1 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा मिला। देखिए आपने भी तो यही प्रेडिक्ट किया था कि r2 जो होगा यानी m2 से जो डिस्टेंस होगा वो होगा m1 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। बोलो जल्दी। अच्छा चलो अब इसी चीज को हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए क्या था बाबू बताइए, मास था ये m1 और ये मास था m2, और बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, r था, और यहाँ सेंटर ऑफ मास था, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 से हम लोगों ने कितना लिया था। अच्छा एक बात बताइए, सारा डिस्टेंस हम लोग यहाँ से ना मेजर कर रहे हैं फिलहाल, यानी इसी को हम ओरिजिन मान रहे हैं। आप समझे नहीं, डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, ओरिजिन से। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है, उसका ये वाला जो मास है, ये वाला जो मास है वो यहाँ से r डिस्टेंस पर है, तो कहीं ना कहीं मैं इसी को ना ओरिजिन मानना चाह रहा हूँ, तो इसको ओरिजिन मान लिया जाए ओ, ठीक है बाबू। अब हमको निकालना है ये r1, तो r1 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो हमने क्या पढ़ा है, RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस
M2R2 प्लस M3, ये ऐसा पढ़ा है? तो तुम बोलो RCM को ही ना हम लोग R1 बोल रहे हैं, बोलो हाँ, इज इक्वल्स टू M1 R1 होता है। तो आप बताइए R1 कितना है? M1 R1 में R1 होता क्या है? छोड़ो, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, इसको R1 ना लिख के मैं RCM ही लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? चलो RCM लिख देता हूं। हाँ अब बताओ, चलो बाबू, RCM इज इक्वल टू M1, बोलो बोलो, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ऐसा लिखना है। M1 देखिए मैंने लिख दिया, R1 क्या होगा इस केस में? R1 क्या होगा? R1 होता है पोजीशन ऑफ मास M1। अब जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारा ओरिजिन होता और यहाँ पे मास M1 होता, तो यही ना R1 होता। अभी तुम बताओ ओरिजिन कहाँ है? यहाँ है, और M1 भी कहाँ है? वही है, यानी M1 ओरिजिन पे ही है, तो उसका पोजीशन कितना होगा? 0 ना होगा। अगर एकदम हम यही पे मास ला के रख दें तो इसका पोजीशन 0 ही ना है, तो लिखा जाएगा M1 इंटू R1 की जगह कितना बाबू? प्लस M2 इंटू R2 की जगह पे डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ RCM जो है वो M2 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आया कि नहीं? और हम लोगों ने इसको R1 बोला था। अरे इसको हम लोगों ने क्या बोला था? तो फॉर्मूले से वही नहीं आ गया? R1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बोलो बोलो, ठीक है बाबू, यही तो आया था, M2 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चलिए देख लीजिए, आपकी किताब में ये चीजें लिखी हुई हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हो गया ना? ठीक है, अब सुनिए, एक क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल्स हैं, मास कितना कितना है बताइए जल्दी जल्दी। एक का मास है 1 kg और दूसरे का मास है 2 kg। बहुत बढ़िया। अच्छा, लोकेटेड कहाँ कहाँ है? तो एक है x इज इक्वल टू 0 पर लोकेटेड और एक है x इज इक्वल टू 3 मीटर पर लोकेटेड ना बाबू। और हमसे बोल रहे हैं कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच तो होगा नहीं, क्योंकि उधर वाला भारी है, थोड़ा उधर की तरफ शिफ्ट करेगा। चलिए, तो अपने अंदाज से मैंने यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास लिख दिया। तो अगर हम इसको x इज इक्वल टू क्या बोल दें, XCM बोल दें, अरे ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ही ना होगा। सारी कहानी x एक्सिस पे देखी जा रही है, तो सबका पोजीशन x में दिखा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी हम लोग x में दिखाएंगे। करना कुछ नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। XCM इज इक्वल टू होता है M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। नहीं पढ़ा है क्या ऐसा हम लोगों ने? अब बताओ M1 की जगह हम लोग क्या ले लें? 1 kg ले लें। तो फिलहाल मैं 1 लिख रहा हूं और मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अब तुम बाहर जाओ, अब चल जाओ बाहर। चल जाओ। हैं? क्या बोल रहे हो? तो सॉरी भी तुम्हारे अलावा बाकी सब सॉरी बोल दिया। जोर से बोलो सॉरी। हमको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, जाओ, अब सॉरी बोल दिए तो अब क्या कर सकते हैं। M1 कितना है? M1 कितना है? 1 है। X1 कितना होगा?
अरे तो इसी का ना एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये तुमको समझ में आ रहा है? अरे ये जो m1 जिसको तुमने माना है, इसको ना m1 माना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो आप 0 लिखिएगा। आप प्लस बताइए, प्लस कितना है, m2 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, 3 है, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करोगे तो 1 प्लस 2 होगा ना? नहीं 1 kg और 2 kg ना है, तो 1 प्लस 2 होगा, और आंसर किस में आएगा, मीटर में होगा, XCM। तो बताइए XCM कितना आ गया? अच्छा ये 6/3 2 आ रहा है, 2 मीटर। ये आपको समझ में आया कैसे हुआ है? अच्छा मेरे जैसा आदमी होता ना तो इसको बिना किसी एक लाइन के कैलकुलेशन को बता सकता था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। कैसे, आप बताइए कैसे बताता? अच्छा R1 इज इक्वल टू M2 इंटू R और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 करके। हाँ ठीक है, M2 कितना हो गया, 2 हो गया, R कितना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 3। ये भी एक तरीका, लेकिन एक और तरीका है, पता है कैसे मैं सोचता? मैं सोचता मास का रेशियो क्या है, 1:2 का ना है, नहीं समझे? तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास का रेशियो होगा 2:1। 2 भाग ये होगा 1 भाग, तो पूरे 3 मीटर को 3 हिस्सों में बांट लो। अरे 2:1 में बंटवारा करना है तो कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 3 भाग में बांटोगे तब ना, एक को 2 दोगे और एक को 1 दोगे, तो 3 मीटर को 3 हिस्सों में बांटोगे तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। 2 टुकड़ा उठा के इसको दे दीजिए, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, ऐसे हो गया 2 मीटर 1 मीटर। पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं? तो जितने लोगों को समझ में आया है ना, उतना ही लोगों को समझ में आना भी चाहिए था। बाकी लोगों के लिए ये है। नहीं मैंने मजाक किया है, बाकी किसी को नहीं समझ में आएगा पूछो, मैं दोबारा समझाता हूँ। सिद्धार्थ नाम है तुम्हारा, सिद्धार्थ नाम है, तुमको समझ में आया है? ठीक चलिए अब सुनिए। कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 इज इक्वल टू कितना है बताइए, 1 kg, थोड़ा जल्दी करिएगा। m2 इज इक्वल टू कितना है, 2 kg। m3 इज इक्वल टू कितना है, 3 kg, नहीं है क्या, बोलिए। एंड इसका जो पोजीशन है वो R1 से दिखाया गया है, कितना है, I कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप, इतना मीटर ना। R2 बताइए कितना दिया गया है, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, इतना मीटर। और R3 कितना दिया हुआ है, तो 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप, इतना मीटर, है कि नहीं? और हमसे RCM पूछ रहा है, तो चाटिए ना रहा है। हमको पता है कि आंसर होने वाला है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 और डिवाइडेड बाई क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3 होने वाला है। RCM लिखिए, M1 की जगह पे 1, R1 की जगह पे I कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप प्लस M2 की जगह पे 2, R2 की जगह पे I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस M3 की जगह पे 3 और R3 की जगह पे 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप, ऐसा ही ना है। और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, और जो आंसर होगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। चलिए हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं। RCM, सबसे पहले सारा I कैप वाला काउंट करिए। ये बताइए 1 अंदर जाके तो इसको I कैप ही ना रहने देगा, ये 2 अंदर जाके इसको 2I कैप, और ये जाके 6I कैप, तो 6 और 2 8 और 1 8 और 1 9 I कैप आ गया। कितना आ गया, J कैप काउंट करिए, 4J कैप, 2 अंदर जाके कितना 2, तो 4 2 6 J कैप हो गया। और ये माइनस 3 J कैप है, हाँ 6 माइनस 3 9 होता है, अदब करते हो, 3 J कैप ना होगा। K कैप काउंट करिए, यहाँ पर एक अकेला K कैप है, 1 आके कुछ नहीं कर पाएगा इसके साथ, तो K कैप और ये है 2K कैप, कितना हो गया 3K कैप, और ये हो जाएगा -6, 3 - 6 -3, हाँ ये हो जाएगा -3K कैप, और डिवाइडेड बाई 6 है, और आंसर जो होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि पोजीशन मीटर में ही ना आता है। अब कुछ नहीं है, 6 को ना सबको अलग अलग दे दो, तो 9/6 I कैप प्लस 3/6
जे कैप माइनस 3/6 के कैप, इतना मीटर। और इसको भी थोड़ा और बढ़िया से करना चाहोगे तो 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप, इतना क्या आएगा? मीटर। यही है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए, सही, आगे बढ़े। ये देखिए, यू हैव 4 पार्टिकल्स लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन, नहीं स्क्वायर ना है, वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, ठीक है। एंड द masses of the particles are 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg, ठीक है। तो 1 kg को हमको रखना है यहाँ, 2 kg को हमको रखना है यहाँ, 3 kg को हमको रखना है यहाँ, और 4 kg को हमको रखना है कहाँ है? अच्छा, यहाँ है। चार केजी को हमको रखना है यहाँ, और हमको बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले बताइए, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, कि दोनों में होगा? दोनों में। अरे कहीं होगा इधर बीच में, इधर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स सी एम। क्या निकाल लेते हैं? तो उसके लिए हमको लिखना होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो पहले ये पता करिए कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट सबका है क्या क्या। इसका बताओ x और y कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 0,0। और बाबू ये सब 1-1 मीटर ना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x में 1 और y में कुछ नहीं, 0। ये बताइए, x में 1, y में भी 1, 1, अच्छा इसका बताइए। तो हमको सिर्फ y में ही जाना है, x में नहीं जाना है। तो x में हो गया 0 और y में हो गया, ये आपको कोऑर्डिनेट लिखने आता है ना? ये कोई दिक्कत है इसमें भी? मैं बता सकता हूं, चलिए आपको आता है, इसका मतलब है सबसे पहले लिखा जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, यही ना होगा? m1 किसको माना जाए? इसको माना जाए तो लिखा जाए 1। x1 कितना है? 0 प्लस m2 किसको माना जाए? सॉरी, m2 किसको माना जाए? 2 को माना जाए। तो बाबू x2 कितना है? अरे इसका x कोऑर्डिनेट यही ना है 1, तो ये जो है वो 1 है, ठीक है, 1 है। m3 किसको माना जाए? 3 को माना जाए। और x3 कितना है? ये भी आपका 1 है। m4 किसको माना जाए? 4 को माना जाए। और x4 कितना है? 0 है। और डिवाइडेड बाई करिएगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, आंसर मीटर में ही ना होगा। बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये तो 0, ये तो 0, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 10, 1/2 मीटर। एक्स सी एम जो होगा 1/2 मीटर होगा, सही है। वाई सी एम देखा जाए तो बाबू वाई सी एम होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 4, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होगा, ठीक है। m1 इसको माना जाए तो लिखो 1 y1, अब ये ना देखोगे तो y1 हो गया तुम्हारा कितना? प्लस m2 बताओ 2, y2 बताओ 0, प्लस m3 बताओ 3, y3 बताओ 1। तुम समझ के बता रहे हो? चलो तो फिर m4 बताओ और y4 बताओ 1, ऐसा। और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आंसर आएगा मीटर में। 0 0 खत्म, ऊपर कितना? 7/10 मीटर। अच्छा, इसको हम लोग 0.7 मीटर भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि x में देखिए आपको चलना है 0.5, एक मिनट, ये 0.5 है, हाफ मीटर 0.5 मीटर। तो x में यहां चलना है, और y में कितना चलना है? x में चलना है 0.5 और y में जाना है बाबू 0. तब आप पहुंचेगा यहाँ पर, और यही है हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, मेरे जैसा आदमी होता ना, एक लाइन बिना कैलकुलेशन को बता देता एक्सीएम क्या है, वाईसीएम क्या है। कैसे बताता बताओ? है कौन बताएगा? कौन बताएगा?
सुनो महाथेथर है सर। ठीक है, देखो मेरे जैसा आदमी क्या करता है, उसको एक्स सीएम पता करना है तो वो एक्स एक्सिस में चलता। तो बताओ यहां पर टोटल मास कितना है? जीरो बोल के हीरो बनना चाह रहे हैं, सारा हीरोगिरी निकाल देंगे, दांत चियार दोगे। बोलो यहां पर टोटल मास कितना है? आप समझे नहीं मैं पूछना क्या चाह रहा हूं? जब हम एक्स में चल रहे हैं, ये एक्स में ही ना हम चल रहे हैं, और ये तो यहाँ अचानक से टोटल मास कितना मिला? भले यहाँ मिला और यहाँ मिला, लेकिन ये एक ही जगह ना है। एक्स में कितना मिला? 5। और यहाँ पर भी टोटल मास कितना है? 3 और 2 कितना? तो तुमको नहीं लग रहा कि ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, तो जस्ट बीचों बीच होगा। तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का। तो 1 मीटर के बीचों बीच क्या आएगा? तो कौन बनाने जाता है? 0.5 देख के हम बताएंगे। अब वाई वाला देखा जाए। अच्छा ये दोबारा समझाऊं? हाथ उठाइए दोबारा। चलिए अब वाई में देखा जाए तो वाई का मतलब ऊपर ना जाना है। तो बताइए यहाँ कितना है टोटल? 3 kg। और बताइए यहाँ कितना है? 7 kg। तो कहने का मतलब है मास का रेशियो है 3:7 का, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 7:3 का। तो 1 मीटर है तो ये 0.7 होगा, ये 0.3 होगा। आप नहीं समझे? 7:3 में बांटना है तो 1 मीटर को तुम 10 हिस्सों में बांट लो। 0.1 मीटर आया तो 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 का 10 गो टुकड़ा मिला। अब बंटवारा करना है 7:3 में, तो 7 को 0.1 उठाओगे तो 0.7 ये हो गया, 0.3 हो गया। कहाँ कहीं कुछ सब करना पड़ा क्या? तो ऐसा ही स्मार्ट स्टूडेंट ऐसा ही होता है, वो कैलकुलेशन के पचड़े में नहीं पड़ता है, वो सोचता है, उसे देखेगा, उसको खूब गौर से देखेगा, देख के आंसर बता देगा, है कि नहीं? ठीक है, आप इजाजत दे तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 3 पार्टिकल्स हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg। पढ़िएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है। These all particles are located at the vertices of an equilateral triangle of side length कितना? 1 मीटर। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास किधर होगा। अब ये आप करिएगा, कम से कम एक तो अपने से करोगे ना, ये घर से करके एकदम कल आके दूंगा बताने कि इसका आंसर क्या आया है। ये छूटना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं छोड़ देता हूँ, आगे तुम लोग याद भी नहीं दिलाते हो कि सर पीछे कोई क्वेश्चन छूटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, एक बात बताओ, मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं आ गया, इसी का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर आ गया। अगर ये बैलेंस है तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है इसका। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ यहाँ सेंटर ऑफ मास आने का? दोनों साइड इक्वल। देखो देखो, यही मैं सुनना चाह रहा था, यही सुनना चाह कि सर जितना मास इधर उतना ही मास इधर, यानी सेंटर ऑफ मास के जितना मास इधर होता है उतना ही मास इधर होता है। अरे ऐसा ही ना होता है? बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा अतीत में चलते हैं हम लोग। ये था सेंटर ऑफ मास। अरे ये सेंटर ऑफ मास था, इसके इधर कितना मास है और उधर कितना मास है? ये गड़बड़ नहीं हो गया क्या बाबू? हाँ बैलेंस हो जाए, ऑब्वियसली बैलेंस ही हुआ है, लेकिन उसने बताया कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास इधर है उतना ही मास, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, अगर एकदम बीचों बीच रहता ना तो अब जितना इधर होता है उतना उधर होता है। एक्चुअली जितना इधर है उतना उधर नहीं है, इसलिए ये इधर शिफ्ट किया था। तो ये मिसकॉन्सेप्शन ना बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि सेंटर ऑफ मास का मतलब होगा जितना मास इधर उतना ही मास इधर, जितना मास इधर उतना ही। ऐसा नहीं होता है, उसकी जगह पे कुछ और होता है। आइए मैं बताता हूँ वो क्या होता है। आइए सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने एक पॉइंट मास m यहाँ रखा है और इसके पोजीशन को हम लोग कह देते हैं r। तो बार बार एक टर्म आ रहा है m इंटू r वाला टर्म। आप समझे नहीं? जब हम लोग RCM लिख रहे थे तो हम लोग क्या लिख रहे थे?
m1r1 m2r2, यानी मास को हम उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आखिर मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता क्या है? क्योंकि मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हमको मिलता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या मिलता है? मोमेंटम। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स, m इंटू ए फोर्स। आखिर ये मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? तो इसको बोला जाता है m इंटू, इसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ मास। क्या बोला जाता है? मूवमेंट ऑफ मास। बोलो, m इंटू आर को क्या बोला जाता है? मूवमेंट ऑफ मास। सही है। अब सुनिएगा, अच्छा, मूवमेंट ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ओरिजिन, या इसको अबाउट भी बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ मास अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन है ये। आप समझे क्या? मूवमेंट ऑफ मास अबाउट ओरिजिन है ये। सेंटर ऑफ मास के जितना मास इधर होता है उतना मास इधर नहीं होता है, लेकिन जितना मूवमेंट ऑफ मास इधर होता है उतना ही मूवमेंट ऑफ मास इधर होता है। क्या है जो सेम होता है दोनों साइड में? मास की मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास। अब आपको यकीन ना हो तो आइए अब हम लोग उसी एग्जाम्पल में देखते हैं जिस एग्जाम्पल ने आपको गलत साबित किया था। मैं पूछूं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है बाबू, उसके इधर कितना मूवमेंट ऑफ मास है? तो मूवमेंट ऑफ मास का क्या मतलब होता है? m इंटू आर ना। तो m कितना है बाबू? 1 kg। और ये r कितना आया था? आपको याद होगा, ये 2 मीटर आया था और ये 1 मीटर आया था। तो आप बताइए इधर टोटल कितना मूवमेंट ऑफ मास है? तो 1 kg इंटू 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 kg मीटर, नहीं हो जाएगा? और इधर कितना मूवमेंट ऑफ मास है? तो इधर बताओ ना, इधर बताओ ना, मास कितना है? 2 kg और डिस्टेंस कितना है? m इंटू आर ही ना करना होता है। तो इधर भी 2 kg और 1 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 kg। आप बताइए मास सेम है कि मूवमेंट ऑफ मास सेम है? मूवमेंट ऑफ मास सेम है। जितना मूवमेंट ऑफ मास इधर उतना ही मूवमेंट ऑफ मास इधर, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मूवमेंट ऑफ मास हमेशा कितना होता है? इक्वल होता है। टोटल मूवमेंट ऑफ मास हमको बताना है। टोटल मूवमेंट ऑफ मास बताइए ना कितना होता है? टोटल फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? अरे हुआ ना। तो इसमें काहे नहीं बता रहे हो? इधर है 2 kg मीटर, इधर भी है 2 kg मीटर, तो नेट कितना हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ मास एक वेक्टर क्वांटिटी ना है, और दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? तो एक कंक्लूजन निकला इसी एग्जाम्पल को देख के कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट सिस्टम का नेट मूवमेंट ऑफ मास होता है 0। ठीक है, तो वो देखिए वो बात यहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है कि नेट मूवमेंट ऑफ मास, नेट मूवमेंट ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कितना? 0, है ना बाबू। अब इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे मान लो बाबू कि यहां सेंटर ऑफ मास है, क्या है? सेंटर ऑफ मास है, और यहीं पे हम लोगों ने इसी को ओरिजिन भी मान लिया। अरे हाँ, तो एक बात बताओ, यहां पर कहीं m1 होगा, यहां पर कहीं m2 होगा, यहां पर कहीं mn होगा ना। तो इसी को ना हम लोग r1 बोलेंगे, इसी को ना हम लोग r2 बोलेंगे, और इसी को ना हम लोग rn। ये तुमको समझ में आ रहा है? तो लिखा जाता है फॉर्मूला RCM इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस करते करते mn rn आर डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। लिखो ना डायरेक्ट, क्या m1 प्लस m2 करोगे। ठीक, RCM बताइए इस केस में कितना है? हमने बाबू ओरिजिन पे ही किसको मान लिया है? सेंटर ऑफ मास को, यानी जहां सेंटर ऑफ मास था ना उसी को ओरिजिन मान लिया है। अरे ओरिजिन हम कहीं मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते थे। ओरिजिन का मतलब होता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो कहीं खड़े होकर देख सकता है सिस्टम को, बोलिए ना। तो अब की बार हमने सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया है, क्या बोलते हो? हाँ,
तो बताओ अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अरे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के 0 ही ना होगा, 0 ही तो होगा। और तुम इस m को इधर लेके आ जाओ तो वो खत्म हो जाएगा और ये क्या बचेगा? m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn/rn। और ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ये बताओ क्या है? मूवमेंट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास ही ना है, तो दिस इज मूवमेंट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ nth पार्टिकल। सबको जोड़ देंगे तो क्या हमको टोटल मूवमेंट ऑफ मास नहीं मिल गया? तो ये लिखा हुआ है टोटल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम कितना आ गया? तो इससे प्रूफ होता है कि टोटल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट क्या? सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कितना? मतलब ये हुआ कि जितना मूवमेंट ऑफ मास इधर होगा उतना ही इधर होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। नेट मूवमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है। अब क्या है कि अब ये सब तो अभी ये अभी देखें हम लोग। बताओ जल्दी, ये कितना होता है? m2 इंटू, नहीं m2 है, m2 है, हाँ बोलो। m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये कितना होता है? m1 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो मतलब ये चीज हो गया। अब हम लोग एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब आधा रिंग है। कहने का मतलब है बाबू ये क्या है? ये ऐसा ही दिल होता है रे। ये एक कंप्लीट रिंग ना हो गया? और इतना अगर ले लिया जाए तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, आधा रिंग हो गया। इसको कंसीडर करिए। तो अगर इसको मुझको बैलेंस करना है और मान लीजिए इस पर कागज सटा हुआ है, कागज इसलिए साट दीजिए ताकि आप उंगली से बैलेंस कर सकें, और कागज मासलेस होना चाहिए ताकि मास में सिर्फ रिंग का ही मास हम कंसीडर कर सकें। तो बाबू उस केस में आप बताइए कि क्या यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि पूरा रिंग होता, क्या होता? पूरा रिंग होगा तो कहाँ उंगली रखने से ये बैलेंस हो जाता है? पूरा रिंग अभी कंसीडर करना, पूरा कंसीडर कहाँ? एकदम बीच में। लेकिन आधा है ये, क्या लग रहा है? यहाँ उंगली करो, यहाँ उंगली रखोगे तो क्या ये बैलेंस होगा? अरे बैलेंस होगा? नहीं बैलेंस होगा। तो उसके लिए आपको उंगली कहाँ रखना होगा? क्या लग रहा है? उधर जाना होगा क्या? अरे कॉमन सेंस है, बताओ जल्दी। अच्छा इधर जाना होगा। कहाँ जाना होगा? तो आपको लग रहा होगा थोड़ा इधर जाइए सर, थोड़ा इधर जाइए। आप समझ रहे हैं? इधर जाइए। तो यहाँ पर हो सकता है कि हम उंगली रखें तो हम इसको बैलेंस कर सकें। इसका मतलब हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कहीं कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये समझ में आ रहा है तुमको? तो प्रूफ हम लोग देखेंगे बाद में, अभी उतना वक्त नहीं है। लेकिन अभी हम लोग सारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन याद करने की कोशिश करते हैं। ये होता है 2r/π, जिसमें r क्या है? तो इस रिंग का रेडियस है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कोई डिस्क है। क्या है? क्या है? डिस्क है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा बाबू तो कहीं यहीं पर ना होगा। आप इमेजिन करिए ना, ये पूरा डिस्क है। क्या है? पापड़ बनता है घर पे, पापड़, तो पापड़ को आधा काट देना और उसके बाद उसको बैलेंस करने की कोशिश करना। तो तुम देखोगे कि कहीं इधर ही आके वो बैलेंस होगा। बोलो जल्दी। हाँ, तो ये जो होता है ना, ये इसके लिए मैं तुमको ट्रिक बताता हूं। ये क्या है? 2 है तो 2 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 4r। और यहाँ क्या छुपा है? 1 छुपा है। इसमें भी 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3। पागल, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3π ना होता है। तो ये 4r/ कितना? 3π। ये हो गया। नहीं ना समझे आप क्या हुआ? 2r/π होता है ये। तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 जोड़ दो। तो यहाँ 2 है तो 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। और यहाँ क्या है? ये 1π ना है, 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3π हो जाएगा। तो ऐसा कर लेंगे हम लोग। सही है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई हॉलो हेमिस्फेयर है। यू नो हॉलो हेमिस्फेयर? आप कोई प्लास्टिक का बॉल लीजिए जो अंदर से खोखला है, उसको बीच में से काट दीजिए। ऐसा नहीं होगा क्या ये? तो यही है हॉलो हेमिस्फेयर। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा ना।
बोलिए ना, पूरा कंप्लीट होता तो एग्जैक्ट सेंटर पर होता, लेकिन नीचे से मैंने काट दिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं कहाँ आता है, यहाँ आता है। और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, R/2 होता है, बस R/2 होता है। वही अगर हेमीस्फीयर सॉलिड है, सॉलिड है का मतलब अब ये कैसा हो गया, कोई बड़ा सा लड्डू लीजिए, लड्डू को बीच में से काट दीजिए, मोमो काट दोगे सब मटेरियल नीचे चल जाएगा। चलिए वो ठीक है, भरा हुआ है तो ये सॉलिड हेमीस्फीयर है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बताइए, यहाँ से, अरे बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग, 3R/8 डिस्टेंस ऊपर होता है, ठीक है। एक होता है हॉलो कोन, बर्थडे वाला टोपी नहीं होता है, तो वो हॉलो कोन ही तो है। उसका सेंटर ऑफ मास याद करना, यहाँ से H/3 डिस्टेंस होता है। और एक होता है सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन का मतलब पूरा भर गया। अच्छा हाँ, मैंने ऐसा समझ सकते हो, आइसक्रीम का जो खाली फोफी, उसको क्या बोला जाएगा, जो भी बोला जाएगा, खाली ऊपर का लोगे तो वो हॉलो हो गया, भर दोगे तो वो सॉलिड हो गया। तो उस केस में ये आता है, तुम लोग यार बकवास कर रहे हैं, H/4। अब सुनो, एक बात बता रहा हूँ, ये जो बर्थडे वाला टोपी है, इसको पिचका दोगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल भी अगर रहे ना, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास, हाँ ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा, वो इधर वाला साइड और इधर वाला साइड इक्वल होगा। उस केस में वही आएगा जो हॉलो कोन का आता है, H/3। डिपेंड नहीं करता है कि ये कितना है, सिर्फ वो किस पर डिपेंड करेगा, हाइट पर। लेकिन अगर कोई स्क्वायर है, तब इसमें सोचना है क्या, स्क्वायर के केस में सेंटर ऑफ मास किधर होगा, जस्ट बीचों बीच होगा, कुछ तो बोलिए। रेक्टेंगल के केस में बताइए कहाँ होगा, ये सब समझ में आ रहा है ना। अरे वही है कि बैलेंस करने के लिए उंगली कहाँ रखना पड़ेगा, तो बीचों बीच। ये कोई रिंग है, डिस्क है, स्फेयर है, कुछ भी है, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, जस्ट बीचों बीच होगा, सोचना ही नहीं है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे होता है। और सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, किसी भी कॉर्नर को किसी भी कॉर्नर को, रे तुम लोग इधर लीक करेगा क्या, किसी भी कॉर्नर को सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करके आप मिला दीजिए, तो इसको मीडियन कहा जाता है क्या, बोलिए ना। हिंदी में सब माध्यिका कहा जाता है, पता नहीं क्या कहा जाता है, हैं? कोई इसमें हिंदी मीडियम का नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। एक आदमी तो था ना, तुम था ना शायद, तुम मत जाना यार तुम हिंदी मीडियम से है ना, ठीक है, हम दोनों भाई भाई। चलो ये ठीक है, अब हो गया। हमको लग रहा है कि तुम लोग ढेर समझ में आ गया है, इसीलिए समझना नहीं चाह रहे। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पर होता है, ठीक है, जाते जाते समझिए।